नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सबका आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। हमने अभी तक जो भी पढ़ा है उसको आपने आई होप रिवाइज कर लिया होगा। आज हम यहाँ पर देखिए, हमने मध्यकालीन स्थापत्य कला, मुगलकालीन स्थापत्य कला और अब हम मॉडर्न आर्किटेक्चर की ओर बढ़ते हैं। तो आज हम यहाँ पर आधुनिक स्थापत्य कला को पढ़ने वाले हैं। जितना भी अभी तक पढ़ाया है इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। जाके रिविजन करिए, उसके नोट्स बनाइए। कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आराम से पूछ सकते हैं मुझे टेलीग्राम पर। आइए इसमें आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको मेरा PDF मिल जाएगा जो भी मेरे द्वारा अब तक पढ़ाया हुआ है, शिल्पी वर्मा 22। तो ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है, इस पर आपको मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं उसके PDF मिल जाएंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। आधुनिक वास्तुकला की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि कैसे मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत के समय पे किस तरह की जो थी आर्किटेक्चर था। फिर मुगलों ने अपने काल में, कहते हैं कि मुगलों का जो समय था, मुगल काल था, उस समय जो आर्किटेक्चर था वो स्वर्ण युग का काल कहा जाता था, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन उदाहरण वहां पर आर्किटेक्चर के प्रस्तुत हुए हैं। यहाँ पर मुगलों का पतन हुआ जब यहाँ पर देखेंगे जो है आधुनिक वास्तुकला में कैसे यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। तो यूरोपियों के आगमन के बाद मुगल साम्राज्य का पतन, ऑब्वियसली पतन शुरू हो गया। यूरोपीय कंपनी के बाद भारतीय वास्तुकला पर किन किन चीजों का विदेशी प्रभाव पड़ा? पुर्तगाली, ब्रिटिश और फ्रांसीसी प्रभाव हमें यहाँ पर आर्किटेक्चर में धीरे धीरे देखने को मिलने लगते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे आप कि इन्होंने कारखानों के साथ साथ यूरोपीय शैली के भवनों का निर्माण कराया। यूरोपीय शैली में मजबूत किलों, भव्य गिरजाघरों, विशेषता आप देखेंगे चर्च वगैरह बहुत ज्यादा निर्मित हुए हैं। टिकाऊ भवनों का निर्माण देखने को मिलता है। जबकि वही मुगल काल में हमने ताजमहल जैसे उदाहरण देखे, टॉम जैसे उदाहरण देखे, कई सारे बागों बगीचों को देखा है बाबर के समय में भी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं तो एकदम से स्वरूप बदलने लगता है। पुर्तगालियों ने गोवा में, उदाहरण जरूर याद रखिएगा, आधुनिक स्थापत्य में सबसे ज्यादा उदाहरण मैटर करते हैं क्योंकि उनके नाम थोड़े क्लिष्ट होते हैं तो याद करने में दिक्कत होती, तो एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। आइबेरियन वास्तुकला शैली में गिरजाघरों की स्थापना की। जैसे हमने देखा था आइबेरियन, उसमें किस तरह से ताजमहल पे फूल पत्तियों के साथ प्रकृति का चित्रण किया जाता था। सार्वजनिक भवनों के निर्माण में विक्टोरियन शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर पुर्तगाली प्रभाव क्या दिखाई देता है? पुर्तगाली, फ्रांसीसी व ब्रिटिशर्स प्रभाव देखेंगे तो पुर्तगाली अपने साथ जब वो आए यहाँ पर व्यापार करने के लिए, यहाँ पर विदेशी आए तो उन्होंने फिर क्या किया, अपने तरीके से यहाँ पर आर्किटेक्चर अपने अनुसार बनाना शुरू किया। तो आइबेरियन शैली को लेकर आए पुर्तगाली। इन्होंने सबसे पहले शैली में गोदामों और व्यापारिक ठिकानों का निर्माण किया। भाई जिस पर्पज से आए थे पहले उस पर फोकस किया। इसके बाद देखेंगे पुर्तगालियों के द्वारा गिरजाघरों का निर्माण कराया गया, सेम आइबेरियन वास्तु शैली में किया गया। इस शैली में नए आकार और संरचनाओं का सृजन नहीं किया गया बल्कि पाश्चात्य शैली को पुनर्व्याख्यायित किया। मतलब इन्होंने अब जब ये यहाँ आए तो इन्होंने किसी नई चीज को इजाद नहीं किया बनाने के लिए। मतलब जो इनके पास कल्चर था, जो इनके पास आर्किटेक्चर था, उसी को यहाँ पर बनवाना शुरू किया। उसमें कुछ मॉडिफाई या मॉडिफिकेशन नहीं किया। ठीक है, आंगन ग्रहों, बैरोक चर्चों की अवधारणा भी इन्होंने काफी प्रचलित की पुर्तगालियों ने। उदाहरण मेन इंपॉर्टेंट है गोवा का सेंट कैथेड्रल चर्च और विसिलिका चर्च, मुंबई में कैसल डी अगु जो आंडा है, और दीव का सेंट पॉल चर्च, ये पुर्तगालियों के द्वारा निर्मित बहुत ही फेमस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्पल्स है, ये मत भूलिएगा क्योंकि यहाँ से PT में डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, भारतवर्ष में आधुनिक वास्तुकला पुर्तगाली प्रभाव और फ्रांसीसी प्रभाव के कुछ उदाहरण है। कुछ इस तरह से आर्किटेक्चर वो बनवाते थे और सारे कई उदाहरण है भी आधुनिक समय के। फ्रांसीसी प्रभाव क्या दिखता है? तो इन्होंने शहर नियोजन की जो नगर नियोजन धारणा है फ्रांसीसी लेकर आए। आप देखेंगे इसमें इन्होंने कार्टेशियन ग्रिड योजना, वैज्ञानिक वास्तुशिल्प डिजाइन का उपयोग करके पुडुचेरी और चंद्रनगर नामक जो आज के समय पे जो शहर हैं उनका निर्माण कराना इन्होंने शुरू किया। तो शहरी नगर योजना जो है इनके द्वारा अवधारणा फ्रांसीसी यहाँ पर लेकर आए थे। इन्होंने ग्रिड प्रणाली आपको याद होगा, हमने हड़प्पा समय पे भी पढ़ा था कि कैसे नगरों का निर्माण किया, तो उसका कुछ अंश आपको यहाँ भी देखने को मिलता है। ठीक है, गुमनाम वास्तुकला की अवधारणा भी फ्रांसीसी द्वारा शुरू की गई आधुनिक वास्तुकला का एक प्रमुख विशेषता है। तो ये पूछा जा सकता है कि गुमनाम वास्तुकला का जो प्रभाव है वो किसमें, फ्रांसीसी प्रभाव में देखने को मिलता है। इन्होंने शक्ति प्रदर्शन के लिए बड़े जो है भव्य भवनों का निर्माण किया। जैसे हमने देखा था कि मुगलों ने अपने समय में कैसे अपनी आर्थिक परिस्थितियों को अपने आर्किटेक्चर के द्वारा दर्शाया। इन्होंने भी अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए बड़े बड़े भवनों का निर्माण कराया। इसमें अग्रभाग में अलंकरण बहुत कम होता था। फ्रांसीसी जो आर्किटेक्चर होता था
फ्रंट पे जो अलंकरण है, जो मतलब कि ज़्यादा साज सज्जा इन्होंने नहीं की थी, जबकि आंतरिक रूप से इन्होंने काफ़ी की है। फ्रांसीसी वास्तुकला के उदाहरण क्या है? पुदुचेरी का चर्च ऑफ सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस, चंद्रनगर का सेक्रेड हार्ट जो है चर्च है। तो देखिए मोस्टली इन्होंने चर्च ही निर्मित किया। ये विदेशी जो बाहर से आए थे, ये क्रिश्चियंस में ज़्यादा क्रिश्चियनिटी में बहुत बिलीव करते थे, तो इन्होंने यहाँ पर देखेंगे कि जितने भी हैं चर्चों का निर्माण ज़्यादा कराया, जैसे हमने पिछले पढ़ा था उसके कंपैरिजन में। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए ये उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कितने सारे चर्च इन्होंने बनवाए हैं। देखिए बाहर इतना ज़्यादा अलंकरण पे इन्होंने ज़्यादा फोकस नहीं किया, तो इन पिक्चर्स को देखेंगे तो समझ पाएंगे। फिर ब्रिटिश प्रभाव क्या दिखाया? अब भाई अंग्रेज आए भारत में, तो उन्होंने क्या किया? अपनी गोथिक शैली का विकास किया, यहाँ पर अपनी तरह की शैली का विकास किया, जिसमें आपको इस तरह से आर्किटेक्चर देखने को थोड़ा थोड़ा मिलता है, चेंज हो जाता है थोड़ा। भारतीय वास्तुकला गोथिक कला के समन्वय से भारत में एक नवीन शैली विकसित हुई, जिसे इंडो गोथिक कहते हैं। जैसे इंडो इस्लामिक पड़ा था, जब मुसलमान आए थे, इस्लामिक आए थे, तो उनके आगमन से इंडो इस्लामिक शैली का विकास हुआ। जैसे ही जब ये ब्रिटिशर्स आए, तो इन्होंने अपनी गोथिक शैली और थोड़ा भारतीय शैली को, इन्होंने शैतिरी शैली को यहाँ पर मिश्रण करके इंडो गोथिक शैली इसको कहा जाने लगा। तो इसका प्रभाव यहाँ पर आर्किटेक्चर में दिखना शुरू हुआ जब इन्होंने भारत पर आए, आक्रमण किया और व्यापार करना शुरू किया। 1911 के बाद आर्किटेक्चर की एक नवीन शैली विकसित हुई, जिसे नव रोमन वास्तुकला कहा गया। ठीक है, आइए इसके बाद क्या कह रहे हैं, इसमें नेक्स्ट क्या है कि इंडो गोथिक शैली। अब इसके बारे में क्या विशेषताएं हैं? तो भारतीय और फारसी शैली का समन्वय इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसके कुछ उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलता है। अभी हम एक चीज और इसमें देखेंगे, इस शैली में विशाल भवनों का निर्माण किया। आप देखेंगे इसमें इन्होंने काफी बड़े बड़े भवनों का, बहुत ही भव्य और विशाल भवनों का, वही अपनी शक्ति का प्रदर्शन, भाई आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं हमें जो है ड्रेन कर रहे थे, और इस तरह की जो है तत्वों का निर्माण कराना इन्होंने शुरू कर दिया था। खुद भी सक्षम थे, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं हमारा ही तत्व जो है उसमें, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं उसके दौरान भारत में, तो क्या है वो सब इतिहास तो हम सबको ही पता है। इंडो इस्लामिक निर्माण की अपेक्षा इस शैली की दीवारें पतली बनाई गई थी। जैसे इंडो इस्लामिक में क्या होता था, जब मध्यकालीन और मुगल पढ़ रहे थे हम, तो उसमें जो दीवारें होती थी काफी मोटी होती थी, चाहे वो ताजमहल की ले लो या किसी भी तरह के वहाँ का आर्किटेक्चर था। जबकि यहाँ पर देखिए पतली पतली दीवारों के साथ निर्माण करना शुरू किया। आप देख पा रहे होंगे पतली पतली दीवारों के साथ इन्होंने यहाँ पर निर्माण किया। इंडो इस्लामिक युग में वक्राकार मेहराबों का यहाँ पर देखेंगे, गुंबदों का, ठीक है, यहाँ पर मेहराबों का पर बल दिया गया। जबकि इंडो गोथिक शैली में नुकीली मेहराबें, यहाँ पर नुकीली मेहराबों का ध्यान देंगे, नुकीली मेहराबें, यहाँ पर नुकीली मेहराबों का इन्होंने ज्यादा बल दिया। लेकिन थोड़ा थोड़ा इस्लामिक भी टेक्सचर लाया है इन्होंने, लेकिन पूरी तरह से उसको नहीं अपनाया है। ठीक है, इस शैली में विशाल खिड़कियों का उपयोग किया गया, बड़ी बड़ी विशाल खिड़कियों को इसमें बनाया गया। जबकि आप देखेंगे इस्लामिक में क्या था, जब हमने पढ़ा था मेहराब और गुंबद के साथ, तो जालीदार खिड़कियां थी, कहीं कहीं पर नक्काशीदार खिड़कियां भी थी, पर बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियों पर बल नहीं दिया गया। ब्रिटेन के उन्नत संरचनात्मक इंजीनियरिंग के मानकों का पालन इस शैली में किया जाता है। इस्पात, लोहे और ढाले गए कंक्रीट का भी प्रयोग किया उन्होंने। जिप्सम गारे का प्रयोग किया गया था उसको जोड़ने के लिए पत्थरों को, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, इस्पात और लोहे, इन सब चीजों का, कंक्रीट का प्रयोग किया गया। मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल जो है इंडो गोथिक शैली में ही उदाहरण है। तो मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया आपको याद होगा, ये बाद में देखेंगे, पहले ये देखिए, यहाँ पर आप एक वीडियो देख पा रहे होंगे, मैं साइड हो जाती हूँ। ये वीडियो मैंने बनाया था जब मैं विक्टोरिया मेमोरियल गई थी कोलकाता में, तो ये आपके लिए एक बार मैं प्रेजेंट करना चाह रही थी कि देखिए वहाँ पर इस तरह से ये, मतलब ये कुछ अंश है उसका, मतलब ये समझिए आप, बहुत ही भव्य बना है, बहुत बड़ा है और आज भी उतना ही खूबसूरत है। मेरी एक सीमा थी, अदरवाइज मैं अंदर का भी कुछ इसका टेक्सचर मैंने लिए है, अगर फोटो डाला है तो आप देख पाएंगे। तो इसे देखिए क्योंकि ये बहुत खूबसूरत बना है, मतलब व्हाइट मार्बल जैसा दिखता है, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। तो फिलहाल मेरे पास इतना ही वीडियो था ये। इसमें देखिए विक्टोरिया महल के अंदर, अच्छा यहाँ पर एक्चुअली ये पिक्चर मिसिंग है, यहाँ पर आपका गेटवे ऑफ इंडिया, मैंने देखिए यहाँ लिखा भी है, पिक्चर मिसिंग है। ये गेटवे ऑफ इंडिया आप नेट पे डालेंगे, मुंबई में जो है वो भी ब्रिटिशर्स प्रभाव पर ही, मतलब उन्हीं के द्वारा बनाया गया है ऑब्वियसली, तो उनका प्रभाव यहाँ पर दिखता है। विक्टोरिया मेमोरियल की जो मैं बात कर रही हूँ महल की, अंदर से ये भी उसका कुछ अंश है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया। तो इनकी जो भव्य भवनों की जो भव्यता है वो इनके आर्थिक रूप से सशक्त होने को दर्शाती है। तभी आप ये चीज कर पाएंगे ना, जब पेट भरा होगा तभी तो आप इन चीजों पे इन्वेस्ट कर पाएंगे ना, इन चीजों के बारे में सोच पाएंगे। अब नव रोमन शैली, तो 1911 में क्या हुआ, जब दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली जो है स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया, इसके बाद क्या हुआ कि जो प्रमुख वास्तुकार थे सर एडविन लुटियंस ने, उनके सहयोगी सर एडवर्ड वेकर ने नव रोमन शैली में भवनों का डिजाइन किया। जैसे आप देखेंगे आपका संसद भवन हो गया, ये राजपथ वाला जो मार्ग है आपका दिल्ली में,
तो ये सर एडविन लुटियंस के द्वारा ही इसको बनवाया गया है आपका, चाहे वो इंडिया गेट की बात मैं कर रही हूँ। नवरोमन शैली पर हिंदू, बौद्ध और इस्लामिक निर्माण शैलियों का प्रभाव दिखाई दिया है। तो जब ये इस शैली के दौरान जो आर्किटेक्चर बनाया जा रहा था उसमें किसी एक धर्म का नहीं बल्कि हिंदू, बौद्ध और इस्लामिक निर्माण शैलियों का भी प्रभाव देखने को मिलता है, यानी कि सभी शैलियों का इसमें समन्वय है, चाहे वो बुद्ध के समय का हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, इस्लामिक हो। अधिकांश भवनों में हिंदू अलंकरण और इस्लामिक शैली के तत्व विद्यमान थे, जबकि महलों के शीर्ष पर बने गुंबद बौद्ध स्तूप को छाया को ध्यान में रख के बनाए। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, बाहर इन्होंने अलंकरण वगैरह, जैसे एक संसद भवन की अगर मैं बात करूँ तो, या राष्ट्रपति भवन की, तो उन्होंने कैसे बाहर जो है उस तरह के अलंकरणों का सिंपल सा प्रयोग किया, अगर एक और फोटो होती है तो। लेकिन उसमें क्या किया है उन्होंने कि जबकि उसके अंदर आप देखेंगे इस्लामिक प्रभाव भी दिया है उनके गुंबदों को बनाकर, ठीक है। लेकिन उसमें कहते हैं कि बौद्ध स्तूप, जैसे बौद्ध स्तूप में गुंबद होते थे ना, इस तरह के डोम होते थे स्तूप में, तो उस तरह का इन्होंने प्रयोग किया, ना कि उसमें इस प्रकार का प्रयोग किया है, ठीक है। तो सब मिले जुले तरीके से इन्होंने यहाँ पर बनाना शुरू किया था, ठीक है। राष्ट्रपति भवन की जैसे मैं बात करी, अगर आपको पता होगा, यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर एक फ्लैग लगाया जाता है, तो ये फ्लैग का इंडिकेशन ये होता है कि राष्ट्रपति अभी राष्ट्रपति भवन में है। जब वो आउट ऑफ स्टेशन होते हैं, आउट ऑफ कंट्री होते हैं, तो उस फ्लैग को हटा दिया जा, आउट ऑफ स्टेशन बोले तो कि आउट ऑफ कंट्री होते हैं, तो उस फ्लैग को वहां से हटा दिया जाता है। इसका इंडिकेशन ये होता है कि भाई अभी राष्ट्रपति भवन में उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारे तथ्य हैं, कभी इस पे बात करेंगे तो और समझाएंगे इसमें, ठीक है। अब मुगल कालीन स्थापत्य कला से प्रभावित होकर इमारतों में जालियों से युक्त डिजाइनों को भी निर्माण किया गया, जबकि आप देखेंगे मध्यकाल में जब जालियां बनाई गई थी तो उसमें डिजाइन विजाइन नहीं बनाए गए थे, क्योंकि उस वक्त उन्होंने इतना अलंकरण और इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन मुगलों के समय पे ऐसा बहुत ध्यान दिया गया था, ठीक है। अधिकांश भवनों को बक्राकार आकृति में निर्मित कराया गया। पश्चिमी वास्तुशिल्प डिजाइनों को मूर्त रूप देने के लिए प्राच्य रूपांकनों का अत्यधिक इन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है। सर जॉन मार्शल ने मुगल शैली से प्रेरणा लेते हुए सुंदर उद्यानों को भी विकसित कराया। चार बाग पद्धति आपने देखा था कि मुगल के समय पे कितनी ज्यादा विद्यमान थी, बाबर ने सबसे ज्यादा बागों का निर्मित कराया, जो कि वहां पर कोई और खास आर्किटेक्चर नहीं किया, तो वहां से पद्धति चली आ रही है, ठीक है। तो उन्होंने भी सुंदर उद्यानों को विकसित कराया, वो कई तरह के उद्यान आप देख सकते हैं अपने आसपास। स्वतंत्रता के बाद वास्तुकला, भारतीय स्वतंत्रता के बाद वास्तुकला की दो शैलियां विकसित हुई, पुनरुत्थानवादी और आधुनिकतावादी। अब इसमें क्या हुआ, ये दोनों शैलियां औपनिवेशिक वास्तुकला शैलियों से पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो सकी। भाई सीधी सी बात है, औपनिवेशिक प्रभाव तो दिखाई देगा ना उनके आर्किटेक्चर पे, तो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं थी, उसके कुछ इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन विज्ञान और आधुनिक निर्माण तकनीकों का अनुरूप इस शैली को विकसित किया गया है। फ्रांसीसी वास्तुकार ली कुर्बुजियर द्वारा चंडीगढ़ शहर को डिजाइन किया गया था। यही चंडीगढ़ शहर आपने देखा था जब हमने हड़प्पा के समय पे पढ़ा था, उसी ग्रिड प्रणाली याद है ना, जो एक दूसरे को, जो सड़कें हैं वो समकोण पर काटती हैं इस तरह से, ठीक है, याद होना चाहिए आपको। चंडीगढ़ शहर को डिजाइन किया गया था और स्वतंत्रता के बाद आधुनिक वास्तुकला का प्रारंभ नमूना है, जिसने जनता को वास्तुकला के लिए प्रेरित भी किया था। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब इनके बारे में पढ़ते कि अब प्रेजेंट टाइम में जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी तो उन्होंने किस प्रकार से, जैसे लॉरी बेकर बहुत फेमस है, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने पर्यावरण को ध्यान में रखते जो है कि आर्किटेक्चर को बनवाने पर जोर दिया। जैसे कि अगर कहीं पर कोई पेड़ खड़ा है तो उसको बिना कटवाए इस तरह से घर का डिजाइन बनाने की कोशिश की, या इतने उन्होंने सिंपल तरीके से घर बनवाने की कोशिश की जहां पर उन वृक्षों को भी नुकसान ना पहुंचे, पर्यावरण को भी क्षति ना हो, और इतने आसान तरीके से घर बनवाने पर की पद्धति पर उन्होंने बल दिया कि हर व्यक्ति, आम जनता उसे अफोर्ड कर सके, ठीक है। हर जनता के स्तर के लोगों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक पद्धति निकाली, ठीक है। इन्हें गरीबों का वास्तुकार भी इसीलिए कहा जाता है, ये भारत की अंतरात्मा का रक्षक भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि उनको पता है कि भारत की जनता को मद्देनजर रखते हुए किस प्रकार के आर्किटेक्चर की जरूरत है, क्या उनकी डिमांड है, सबको ध्यान में रखकर, सिर्फ ये नहीं अपनी भव्यता को ध्यान में रखकर, बल्कि उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर कैसे वो अफोर्ड कर सकते हैं, उस तरह के उस चीजों पर बल दिया है, ठीक है। केरल के सामूहिक आवास अवधारणा की शुरुआत की इन्होंने, ध्यान रखिएगा। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री का उपयोग किया, कम से कम सामग्री में कैसे अच्छे से अच्छे आर्किटेक्ट को बनाया जा सकता है, घरों का निर्माण कराया जा सकता है। इस्पात और सीमेंट की खपत को कम करने के लिए इन्होंने पूरक भराव स्लैब निर्माण विधि को भी प्राश्रय दिया। इन्होंने भवनों का डिजाइन बनाते समय हवा के आगमन और गर्मी संबंधी आरामदायक व्यवस्था पर विशेष दिया, मतलब इन्होंने इस तरह से घरों का निर्माण कराया, परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कि क्या तरह की परिस्थितियां हो सकती, गर्मी के समय में कैसे हवादार भवनों को बनाया जाए, विंटर से तो किस प्रकार से उनको और सुरक्षित किया जाए ताकि उस तरह की चीजें जो है आरामदायक बना सके,
वहाँ के पर्टिकुलर प्लेस को, तो इन्होंने काफ़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं कार्ल हेन्स, ये जर्मन वास्तुकार थे जिसने जामिया की स्थापना की। इन्होंने लाल बलुआ पत्थर और चूने ऐसी स्थानीय सामग्री का, मतलब जो स्थानीय सामग्री थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वहाँ पर घर बनवाना या जो है बिल्डिंग्स का निर्माण कराना शुरू किया, रादर देन इधर से कुछ मंगाकर उधर से कुछ मंगाकर। बड़े आंगन और खिड़कियों से युक्त सफेद गुंबद, लाल बलुआ पत्थर वाले भवनों का भी इन्होंने निर्माण कराया। तो इस तरह के आए हैं आर्किटेक्ट जिन्होंने अलग-अलग तरीके की चीज़ों को निर्माण कराना शुरू किया। वहीं चार्ल्स कोरिया, तो ये जिसने गोवा की स्थापना की, भारतीय वास्तुकार थे। इसने प्रचलित संसाधनों, ऊर्जा और वातावरण पर विशेष ध्यान दिया। देखेंगे आधुनिक समय में जैसे-जैसे आर्किटेक्चर आते गए, उन्होंने कैसे पर्यावरण पर विशेष बल देना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको समझ आ गया कि भई आने वाले समय में ये बहुत विशेष बल दिया जाएगा इन चीज़ों पर, ठीक है? इसलिए प्रचलित संसाधनों, इन्होंने कम लागत वाले भवनों का निर्माण किया, जैसे कि बेकर ने किया था। इन्होंने नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश काउंसिल भवन, साबरमती, ये अहमदाबाद स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल और नवी मुंबई की योजना भी इन्होंने तैयार की थी। तो किस आर्किटेक्चर ने किन-किन आर्किटेक्चर का निर्माण किया, किसकी योजना तैयार की, ये विशेष रूप से याद रखना। पीडीएफ दे दूँ तो उसको नोट डाउन कर लेना, इसमें कुछ खास ज़्यादा आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, इन चीज़ों पे विशेष तौर पे ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है? फिलहाल के लिए इस लेक्चर को यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो आपने अभी तक काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। अब हम धीरे-धीरे अपना समाप्ति की ओर, आर्ट एंड कल्चर की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे-जैसे हम 1-2 लेक्चर्स और 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर लेंगे, तुरंत हम इसके मेंस, प्रीवियस ईयर के मेंस आंसर राइटिंग को कुछ लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, ताकि आपको पता चले कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो निरंतर जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसका रिवीजन करते रहिए, पीडीएफ मिलते ही उसके नोट्स बनाते रहिए। कैसे बनाना है ये भी पूछ सकते हैं। जैसे आज का है, तो आज का लेक्चर में मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी जो सब कुछ नहीं लिखना, लेकिन किसके अंतर्गत किस आर्किटेक्चर के समय पे क्या हुआ, क्या आर्किटेक्चर बनवाया गया, उन सब चीज़ों को वहाँ ज़्यादा ध्यान देना होगा। फिलहाल के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और एग्ज़ाम अच्छे से दें। जो लोग अभी देने जा रहे हैं, जो लोग अब भविष्य में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वो निरंतर नोट्स बनाते रहें, रिवाइज़ करने पे विशेष ध्यान दें हमेशा ही। चलिए, जल्द मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, एक और नए टॉपिक के साथ। काफ़ी एक्साइटमेंट होगा आपको वो सुनने के बाद, तो अभी ये सरप्राइज़ बना के रखते हैं। तो जल्द मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए लेक्चर में। धन्यवाद।